स्वागत है हमारे चैनल इपिक स्टडी पे। आज के वीडियो में हम आरएस मेंस में 2022 के 21 मार्च और 22 मार्च को जो कंडक्ट हुई थी उसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। यूनिट 3 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, पहले अंक के अंदर अपन देखेंगे 2 अंक जिसमें निर्धारित किए गए हैं और 15 वर्ड्स के क्वेश्चन है ये। देखो, पहला क्वेश्चन है मेसोजोइक युग की समय सीमा क्या है। तो मेसोजोइक युग की जिसे मध्यजीवी महाकल्प या मेसोजोइक युग भी कहते हैं, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में का एक महाकल्प था जो कि कब से कब तक था। 25.217 करोड़ वर्ष से प्रारंभ होकर 6.6 करोड़ का अंत हुआ था। इससे पहले पुराजीवी महाकल्प जिसे पेलियोजोइक होता था, उसके बाद नूतनजीवी महाकल्प जिसे सीनोजोइक आया जो कि आज तक चल रहा है। और मध्यजीवी महाकल्प को 3 भौगोलिक कल्पों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सो के अंदर, जैसे ट्रियासिक काल और जुरासिक काल और क्रेटिसिक काल। तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है कि जो समय सीमा क्या थी, 2.5, 2.7 एंड 6.6 करोड़ वर्ष के मध्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी, तो आप देख लीजिएगा पॉज करके। अगला क्वेश्चन आया था अपना सियाल की संरचना के बारे में बताइए। सियाल की संरचना के बारे में देखिए, औसतन सियाल की मोटाई कितनी होती है, 25 किलोमीटर की तक की। ये महाद्वीपीय मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी हल्के रॉक सामग्री से बने होते हैं, इसलिए महाद्वीपों पर सियाल की परत मोटी पाई जाती है और समुद्री तल और विशेष रूप से प्रशांत महासागर में यह बहुत पतली पाई जाती है और ज्यादातर जगहों पर अनुपस्थित भी रहती है। सियाल का औसतन घनत्व कितना है, 2.7 ग्राम सीसी। तो ये अपन देखिए सियाल की संरचना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब ये अब पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में ये कुछ दी गई है। जैसे सबसे पहले कौन सी होती है, भूपट्टी होती है ऊपर, फिर ऊपरी मेटल, फिर निचला मेटल, फिर आंतरिक करोड़, फिर बाह्य कोड। और ये इसकी गहराई यूं बढ़ती जाती है, जैसे 35 किलोमीटर। ऊपरी पटल होती है, निचला पटल कितना होता है, 700 किलोमीटर, फिर 2900, और उससे 2900 किलोमीटर के बीच में होते हैं बाह्य कोड और निचला कोड। और आंतरिक कोड कितने चल जाती है, फिर 6371 किमी में। अगला क्वेश्चन पूछा था शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, शिवालिक का निर्माण जब हिमालय से ये टूटकर अलग हुआ तब इसका निर्माण हुआ था। और इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं, जैसे ब्रा हिमालय भी इसे कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय का बाहरी पर्वतमाला है। पर्वत में इस श्रेणी का हिमालय की दक्षिणवर्ती नदियां द्वारा बड़े व चौड़े भाग को काटा जा चुका है। मुख्यतः ये हिमालय पर्वत की बृहत्तम व निम्नतम एंड तरुणतम, यानी ये नवीनतम पर्वतमाला है दोस्तों। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच ये विलुप्त है और बाकी पूरे हिमालय में ये समांतर रूप से चलती रहती है। अरुणाचल प्रदेश में ये मीरी, निस्सिम और अभोर पहाड़ियों शिवालिक रूप नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दोनों घाटियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए। तो अन्ना अन्नामलाई, पिलानी हिल्स, सदोबेटा और कौन सी है, नीलगिरी माउंटेन, ब्रह्मगिरी, अगस्त्यमलाई, चंद्रमुख और ब्रह्मगिरी, बाबा बुदनगिरी। तो ये प्रमुख अपन को 15 वर्ष के अंदर देनी थी पश्चिमी घाट की। वैसे और भी बहुत सी पर्वतमालाएं हैं और श्रेणियां हैं, ये आप मैप में देख लीजिएगा। पिलानी हिल्स, पंचमलाई, सुरवी, जावेद हिल्स, वेनकड़ हिल्स, नीलगिरी हिल, डोडा बेटा, अन्नामुड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राजस्थान में जस्ता को, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, राजस्थान में जस्ता उत्पादक क्षेत्रों को उल्लेख कीजिए।
तो राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादन में भंडार की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान में है और लगभग 95% जस्ता का भंडार यहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि जस्ता और सीसा दोस्तों संयुक्त रूप से पाए जाते हैं खादानों में। मुख्य रूप से जैसे उदयपुर में सर्वाधिक भंडार है, जावर व देवारी में, भीलवाड़ा, रामपुरा, गुचा के अंदर है, और राजसमंद, राजपुरा, दरीबा के अंदर, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा में, और अलवर में, गुड्डा किशोरी के अंदर प्रमुख इनके क्षेत्र है, जस्ता उत्पादक क्षेत्र। अगला अपना पार्ट बी था, जिसके अंदर 25 मार्क का था ये, और इसके सभी क्वेश्चनों के जो आंसर थे वो 50 वर्ड्स के अंदर देने थे। सभी के 5 अंक निर्धारित किए गए थे। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन, ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला का वर्णन कीजिए। तो परिप्रशांत बेल्ट में, जिसे रिंग ऑफ द फायर भी कहा जाता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार आने वाले भूकंप निर्मित प्रशांत महासागरों के चारों तरफ ये फैली है, और स्थान जहाँ प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी की एक निरंतर श्रृंखला है। ये श्रृंखला उत्तरी दक्षिणी अमेरिका व पश्चिमी तट से एलियूसियन और द्वीप के समूह से जापान के दक्षिण में, इंडोनेशिया में, टोंगो द्वीप और न्यूजीलैंड तक ये फैली है। दोस्तों इसे रिंग ऑफ द फायर भी कहा जाता है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी मेखला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर इसका डिटेल से अपन देखें, बनावट ज्वालामुखी में यह परिप्रशांत मेखला, जिसे अक्सर रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है, इसके नीचे महासागरीय लेथोस्फीयर व प्रशांत महासागर की परत पाई जाती है। पाए जाने वाले द्वीपों में बार बार होने वाले घर्षण यह बनी है। रिंग ऑफ द फायर प्लेट टेक्टोनिक्स, जैसे कंजर्वेशन, डाइवर्जेंट प्लेटी बाउंड्री, ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री के परिणाम है। सर्वाधिक ज्वालामुखी भूकंप वाला यह क्षेत्र है। पृथ्वी का लगभग 75%, क्योंकि 450 से अधिक ज्वालामुखी यहाँ हैं, रिंग ऑफ द फायर क्षेत्र में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र भी है यह। पृथ्वी के 90% भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, 90% इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आते हैं दोस्तों। इसमें ग्रह की सबसे विनाशकारी भूकंपीय घटना भी शामिल है। के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, जैसे जापान का है माउंट फूजी, ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। अमेरिका का एल्यूसिन द्वीप, और इंडोनेशिया में क्राटाटोआ द्वीप समूह ज्वालामुखी आदि। तो ये प्रमुख रूप से ज्वालामुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछा था दोस्तों अपन को, रॉकी पर्वत श्रेणी की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। तो ये 50 वर्ड में देना था। तो रॉकी पर्वत जो श्रेणी है, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग से सामान्यतः उत्तर दक्षिण की दिशा में और अलास्का के उत्तरी न्यू मैक्सिको तक फैली है। इस माउंटेन रेंज में 1000 फुट से 14,431 फुट तक की क्या है, पर्वतमाला का स्थलीय प्रसार है, और 4000 मील से कुछ अधिक है। यद्यपि यह विस्तार बीच बीच में खंडित भी होता पाया गया है। तो ये रॉकी पर्वत की भौगोलिक विशेषता, क्योंकि क्या थी, 1000 फुट से 14,000 तक ये पर्वतमाला 400 मील तक कुछ अधिक है, और इसके अंदर जैसे अलास्कान रॉकीज वर्ष में अधिकांश समय में घने बर्फ से ढके रहते हैं, प्रमुख विशेषता इसकी। और तीर व ढाल व बर्फानी चोटियां और अत्यधिक हिम नदियां आदि अल्पाइन विशेषताओं के कारण ये कनाडियन रॉकीज का अत्यंत अभिराम है। यानी और रॉकीज के ने अमेरिका की जलवायु को भी प्रभावित किया है, क्योंकि ये पछुआ पवनों को रोकते हैं। अनेक बड़ी नदी जैसे मिजूरी, आर्कांसा, प्लेटी, रियो ग्रैंड, कोलंबिया, कोलोराडो को पानी रॉकी से मिलता है। प्रमुख नदियां में बहती है और बर्फ से ढका रहता है ये। और उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी भाग से लेकर ये दक्षिणी दिशा में अलास्का तक फैला है। ये रॉकीज पर्वत 50 वर्ड के था। और पर्वतमाला में क्या है कि
अल्सकाइन रॉकीज व कैनेडियन रॉकीज संयुक्त राज्य अमेरिका व उत्तरी मध्य दक्षिणी रॉकी पर्वतों में विभक्त किया गया है। इस पर्वत के अंदर मुख्य रूप से खनिज सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं के आभार है और इनकी वन भूमि में पशुधन भी अतुल मात्रा में पाया जाता है। अनेक जिले भी यहाँ हैं जो कि जल और विद्युत शक्ति को बड़े स्रोत हैं। ये दोस्तों जैसे रॉकी पर्वत हो गया, नॉर्थ रॉकी पर्वत, ये मिड रॉकी पर्वत, सहेरियम, माइड, ओरिएंटल, फिक्सिक ओशियन हो गया जो कि, और इधर अंटार्कटिक ओशियन हो गया, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताइए। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनको निम्न प्रकार से बांटा गया है। जैसे आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, इस क्षेत्र में वन पश्चिमी घाट व अंडमान द्वीप समूह में यह वन अधिकतर पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किसान, दक्षिणी भारत में भी यह पाए जाते हैं। दूसरा है अर्ध सदाबहार वन, इस क्षेत्र में वन क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप समूह व पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट है शुष्क सदाबहार वन, क्योंकि इस क्षेत्र के प्रकार के वन उत्तरी दिशा की शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये दक्षिण में आंध्र और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। कौन से शुष्क सदाबहार वन? अगले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसून वन, ये नम पर्णपाती वन है। इस क्षेत्र का प्रकार मुख्य रूप से साथ साथ हिमालयों के साथ तलहटी में पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों में उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का उन क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की जाती है। शुष्क पर्णपाती वन, इस प्रकार के वनों में देश में पूरे उत्तरी भाग में त्रिपूर्वी क्षेत्र को छोड़कर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्रा में, कर्नाटक, तमिलनाडु में यह वन पाए जाते हैं। और अन्य जो वन है जैसे पर्वतीय वन में आर्द्र समशीतोष्ण वन, इस प्रकार के वन उत्तरी वन और दक्षिणी भारत में भी ये पाए जाते हैं। पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन और अन्य जो वन है इसके अंदर हिमालय वन, तटीय व दलदली वन से को बांटा गया है भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। इंग्लिश में आप पॉज करके देख लीजिएगा। अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर का, राजस्थान में हड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो राजस्थान का यह दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है हड़ौती पठार को। और यह इसका जो एक्सान 23.51 से 25.27 उत्तरी अक्षांश से लेकर यह 15 से 77.5 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस राज्य में राजस्थान का 9% भाग ये भूभाग में है, 9% भाग। और राज्य की लगभग 12% इस यहाँ पॉपुलेशन रहती है। क्षेत्र इसमें कौन कौन सा आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ एंड चित्तौड़गढ़। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है वह राजस्थान में हड़ौती पठार से ही प्रवेश करती है। और हड़ौती पठार के मुख्य रूप से सोयाबीन होता है, धनिया, कपास और गन्ना आदि फसलों के उत्पादन में पड़ता यहाँ मुख्य रूप से ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऊंचावच के आधार पर हड़ौती भागों को 2 भागों में बांटा गया है, विंध्य कगार और दक्कन पठार। तो इसकी ये भौगोलिक विशेषता हो जाती है दोस्तों। और इसको मैप में देख लीजिए, ये है दक्षिणी राजस्थान का हड़ौती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10वां नंबर का क्वेश्चन था, राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिजों के चरण की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो यह धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और लौह अयस्क जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं? मैग्नीज, अयस्क, क्रोमाइट और पायराइट।
और अलोय धातु खनिजों में कौन कौन से आते हैं? अयस्क, ईंट, जिंक, सीसा, सोना, चांदी ये आदि पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2 नंबर के क्वेश्चनों के अंदर। तो भीलवाड़ा के रामपुरा अंगुचा में और राजसमंद में, राजपुरा दरीबा में और सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा में। और तांबा कहाँ पाया जाता है? तो खेतड़ी सिंगाना में और अलवर खोदरीबा में भी यह पाया जाता है। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? नागौर के डेगाना, भांकरी गांव और रेवत पहाड़ी के नीचे सिरोही के बालदा व आबू रोड में पाया जाता है। प्रमुख रूप से मैंगनीज बांसवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाना और तलवाड़ा यहाँ प्रमुख क्षेत्र है बांसवाड़ा में। लोहा अयस्क जो कि सर्वाधिक जयपुर में पाया जाता है, मोरिजा, वानोला में, चोमू में और रामपुरा में और उदयपुर के नाथरा की पाल में और दौसा के निमिला रायसेला के अंदर। रॉक फॉस्फेट जो कि उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है, जामर कोटड़ा के अंदर। चूना पत्थर जोधपुर में और अबरक भीलवाड़ा जहाँ क्षेत्र इसके प्रमुख कौन कौन से हैं? दांता, टूका, पुली। जिप्सम नागौर में, भदवासी, मांगलोद और दोकारिया। तो आपको दोस्तों 50 वर्ड के अंदर देना था, तो आप इतना इसके आराम से डाल सकते थे। और ये अन्य प्रमुख जैसे चांदी, कर्मोइट, टाइटेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, प्लेटियम ये प्रमुख खनिज भी पाए जाते हैं राजस्थान। राजस्थानी मिट्टी, अपन, ग्रेनाइट, पोटेशियम ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपना पार्ट सी आया था जो कि सभी क्वेश्चनों के उत्तर किस में देने थे? 100 वर्ड्स के अंदर एंड 10 अंक इस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया में भू राजनीतिक। तो इसके अंदर दक्षिणी पूर्वी एशिया जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक उपभाग है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद मद्देनजर काबुल पतन इस भूभाग में भू राजनीति के भविष्य के लिए एक निर्णायक साबित होगा। जैसे अमेरिका की दोस्तों सेना वापसी के बाद वहां तख्ता पलट हो चुका है और सोवियत रुख ने 1979 में इसको हस्तक्षेप किया था और अमेरिका ने 2001 में किया था इसका। और इस भूभाग में अफगानिस्तान का पतन आत्ममंथन के लिए भारत को प्रमुख रणनीतियां और वैकल्पिक पुनर्विचार करना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख समस्या कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे क्षेत्रीय शक्ति शून्यता, चीन, पाकिस्तान, रूस और तालिबान जैसे क्षेत्रीय शक्तियों की धुरी ने पहले से ही इस स्थिति का शून्यता को भरना और शुरू कर दिया है, जहां ये अपने व्यक्तिगत और साझा हितों के आधार पर भू राजनीति को आकार दे रहे हैं। तो ये दोस्तों और चीन के नेतृत्व के अंदर ईरान भी इस अवसरवादी परिस्थिति का लाभ उठा सकता है। ईरान का भी एक अलग समस्या है। अमेरिकी विरोधी की धुरी इस क्षेत्र में अधिकांश देशों में अलग अलग स्तर पर विरोधी भावनाएं पाई जाती हैं। जैसे यूरेशिया केंद्रीय क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव कम कर देगी। चीन के लिए लाभप्रद परिदृश्य, अमेरिका की वापसी के बाद चीन पर प्रमुख शून्य शक्ति का शून्यता की स्थिति में विशेष रूप से इस भूभाग में रणनीतिक योजनाओं के लिए लाभप्रद होगी। और भारत, चीन और इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे BRI कहते हैं के अंतर्गत आने वाले प्रयासों को सुदृढ़ करेगा और इससे क्षेत्र में भूभाग और भू आर्थिक आधार भी बदला जाएगा। अगला है दोस्तों ये आतंकवाद का केंद्र बन सकता है। जैसे आतंकवाद में चरमपंथी वर्दी भूभाग के लिए क्योंकि भारत पाकिस्तान में संबंध, भारत अफगानिस्तान की घटनाक्रम के बाद भारत और पाकिस्तान के शांति को कम से कम संबंधों की स्थिरता के लिए प्रयास करने का व्यवस्था उत्पन्न कर सकता है। जबकि भारत में वर्तमान पाकिस्तान के साथ व्यापक आधार पर किसी वार्ता का पुनः शुरू करने की इच्छा है। और इसके अंदर जैसे एक शीत युद्ध की होने की संभावना भी इसमें बताई गई है भारत और पाकिस्तान के मध्य। आर्थिक एकीकरण को चुनौती, तो पिछले करीब 3 दशकों से दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक एकीकरण बाधा पहुंची है जो कि 20 वर्षों में क्रमशः सफल तय
तय किया है, जो भी एक चुनौतीपूर्ण है। कंबोडिया में अशांति, कंबोडिया को लेकर निपटारे से जुड़ी कायदा से आसियान में क्षेत्रीय स्तर पर 3 राजनीतिक घटनाक्रमों को जन्म दिया है। पाकिस्तान के लिए भी चुनौतियां होंगी, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान में जश्न का अंत हो, अतः पाकिस्तान के लिए प्रतिकूल भी साबित हो सकता है। चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान को ऐसी शक्ति के रूप में संदर्भित किया हो जिसने गुलामी की जंजीरों को खोल दिया है। देश का डीप स्टेट उन्हें एक राजनीतिक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता हो। वास्तविक में यह एक तालिबान की जीत से कई पाकिस्तानी विरोधी आतंकवादी संगठनों का हौसला भी बढ़ेगा। तो ये दोस्तों अपने उसके इनपुट डाल सकते थे, जैसे भारत पाकिस्तान में संबंध में और भी डाल सकते थे। आर्थिक एकीकरण में किस प्रकार की जो बिल्ड और इनिशिएटिव प्रोग्राम थे उसको किस प्रकार से पाकिस्तान ने नकारा है, और अमेरिकी विरोधी नीतियां, चीन का वर्चस्व है, और दक्षिणी एशिया में विश्व में 21% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ विश्व का 3% भूभाग है। इतना ही नहीं, दक्षिणी एशिया में एक बड़े हिस्से का लगभग 200 वर्ष तक औपनिवेशिक शोषण भी हो सहना पड़ा है, जैसे अंग्रेजों के द्वारा। इस कारण यहाँ सभी लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन व्यापक स्तर पर सामाजिक व आर्थिक विषमता है से जुड़ी नीतिगत विसंगतियों को दूर करने के कारण ये चुनौती का सामना मजबूती से नहीं हो पाया। तो आप इसमें एक निष्कर्ष भी डाल सकते हैं। और ये प्रमुख देश है जैसे जो कि मैप में दिखाया गया है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में इसके अंदर राजस्थान में वीड और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी लाई गई थी। इसके अंदर जैसे पवन ऊर्जा और बायोमास, सौर ऊर्जा, इन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे सकते थे। जैसे पवन ऊर्जा की जो क्षमता है 490 मेगावाट है, और इसमें प्रमुख क्षेत्र जैसे अमर सागर में स्थापित किया गया है प्लांट, और देवगढ़ प्रतापगढ़ में किया गया है, बीथली फलोदी में, और सोडा जयपुर में, और हर्ष माता सिक्कर में आयरन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है ये पवन ऊर्जा के जो प्लांट है। और बायोमास ऊर्जा को संयंत्र में पदार्थ के रूप में विलायत, बबूल के चावल की भूसी, गन्ने की सीटी, कपास की डंठलियों, सरसों, तूड़ी भूसी, जली हुई वनस्पति आदि का उपयोग किया जाता है। और बायोमास पॉलिसी 26 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी, और इस नीति के अंदर राजस्थान में 3 मेगावाट से भी अधिक लक्ष्य रखा गया है। और राजस्थान में प्रथम बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पदमपुरा श्री गंगानगर के अंदर। और ये जो मेमर्स कल्पतरु एनर्जी वर्चस्व द्वारा यह प्लांट लगाया गया है। हाड़ौती का पहला बायोमास संयंत्र रंगपुर कोटा में स्थापित किया गया है। कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र जयपुर में स्थापित किया गया है। और विलायती बबलूल से बिजली बनाने का संयंत्र नौला बांस अजमेर में स्थापित किया गया है। बायोमास के राज्य में सबसे पहले अजमेर जिले में संपूर्ण गांव विद्युतीकृत हुए हैं। दोस्तों अजमेर का ऐसा गांव है जो बायोमास द्वारा विद्युतीकृत हुआ है। और केवीटी पावर प्लांट की योजना के तहत राजस्थान में खेडली, अलवर में और सरसों के तेल आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये आप पूरे प्लांट डाल सकते थे, और जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्थापित किया गया है उनके बारे में डिटेल से डाल सकते थे। और सौर ऊर्जा राजस्थान में सौर ऊर्जा में 36% हिस्सा और नवीनीकरण 64% हिस्सा है। मेरीकॉम ऑफ इंडिया सोलर प्रोजेक्ट के टेकर के अनुसार राजस्थान में 16 गीगावाट से भी अधिक सौर परियोजना अभी निर्माणाधीन है। और हाल ही में राजस्थान में देखिए दोस्तों 10,506 मेगावाट ऊर्जा क्षमता के साथ विकसित समुच्चय देश में शीर्ष स्थान पर आ गया है। ये मई की न्यूज है ये दोस्तों। आप वर्तमान समय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है।
राजस्थान में 10,500 मेगावाट की बिजली सौर ऊर्जा पहला स्थान पर आ चुका है, और 7,534 मेगावाट के साथ कर्नाटक दूसरे पे, और 6,309 के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर। इसके प्रमुख क्षेत्र इस भारत राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन में अनुकूल परिस्थितियां किस प्रकार के, जैसे राजस्थान में उच्चतम सौर विकिरण स्तर प्राप्त करता है। सौर परियोजनाओं को चालू करने के लिए भूमि उपलब्ध है। न्यूनतम बिजली कटौती के मुद्दे को, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति क्या है। सौर ऊर्जा नीति 2019 में का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 और 25 की 30 गीगावाट तक की सौर ऊर्जा का लक्षित किया गया है। और सौर ऊर्जा के जो प्लांट लगाए गए हैं कौन कौन से हैं। मथानिया, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर में है, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है। जर्मनी विश्व बैंक भारत सरकार के द्वारा यह स्थापित की गई। दूसरी है गोगरी सोलर पावर प्लांट, जो कि झुंझुनू में है। गोरिया सोलर पावर प्लांट, जो कि बाड़मेर में है। मोकला सोलर प्रोजेक्ट, जो कि जैसलमेर में है। हिमसर सोलर पावर प्रोजेक्ट नागौर में है। और धूनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि जोधपुर में है। नादिया सोलर पावर प्लांट, जो कि जोधपुर के अंदर है। और बड़ला में हाल ही में एक नया प्लांट स्थापित किया गया है, उसके बारे में भी आप डिटेल ला सकते हैं। और भूतापीय गैर पारंपरिक ऊर्जा के अंदर दोस्तों भूतापीय ऊर्जा भी आती है, जो कि सिरोही और पुष्कर अजमेर के अंदर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो ये अभी भूतापीय ऊर्जा कम विकसित है, इसको भी विकसित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगला अपना क्वेश्चन था, भूधरोहर स्थल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान में भूधरोहर को स्पष्ट कीजिए, इसकी संभवतः राजस्थान में किस प्रकार से है। तो यूनेस्को की भू पार्क व भू धरोहर स्थल की संलग्नता में राजस्थान में प्रमुख संभावना है। जैसे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है, जहां संरक्षण, शिक्षा, सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक महत्व के स्थलों और परिदृश्यों को प्रबंधन किया जाता है। यह बॉटम व्यू है कि जिसमें स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए सतत विकास किया जाता है, और इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र पर गर्व करने का मौका मिलता है और विश्व स्तर पर पहचान दिलाता है। सतत भू पर्यटन को बढ़ावा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, और सतत विकास की भू प्रक्रिया में भी इसका स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है। प्रमुख की पॉइंट आप डाल सकते थे। और जियोडाइवर्सिटी, पृथ्वी की सामग्रियों रूपों में खनिज, चट्टान, जीवाश्म, शिलाकृति, असंवाद, जल, मिट्टी में पाई जाने वाली विविधता भू विविधता कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के व निर्माण की प्रक्रिया को समझने में सहायक होती है। और जियो हेरिटेज साइट वैज्ञानिक व शैक्षणिक व प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों में यूनेस्को द्वारा जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत में जियो हेरिटेज की साइट्स को पहचान करता है। जो जीएसआई द्वारा 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट राजस्थान में घोषित कर चुका है जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। तो राजस्थान में 12 क्षेत्रों को घोषित किया गया है हेरिटेज के अंदर। कौन कौन से, जावर जो कि खान है, उदयपुर में, रामगढ़ क्रेटर जो कि 12 में है, दोनों राजस्थान में नवीनतम जियो हेरिटेज घोषित किया गया है, जिन्हें 2016 में घोषित किया गया था। और कल फॉसिलवुड पार्क जो कि जैसलमेर में है, जोधपुर ग्रुप मालानी आग्नेय चट्टान जो कि जोधपुर में है, विलिट टॉप जो कि जोधपुर में है, और स्ट्रोमोलाइट पार्क जो कि जामर कोटड़ा उदयपुर में है, स्ट्रोमोलाइट पार्क भोजड़ा चित्तौड़गढ़ में है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जो कि बूंदी के अंदर है, गोसना राजपुरा शरीफा राजसमंद में है, सेंड्रा ग्रेनाइट पाली में, बार कॉन्सुलोमिनेट पाली में है, और नेफेलाइन साइनाइट जो कि किशनगढ़ अजमेर में है। का रामगढ़ क्रेटर बना विश्व विरासत 2021 में मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था
इफेक्ट ऑफ डाटाबेस सोसाइटी द्वारा कनाडा ने 12 के रामगढ़ कॉरिडोर को भू विस्तारित में 200 किमी और 200 मीटर की ऊंचाई में अंगूठी नुमा संरचना में फैला हुआ है। यह इसका रामगढ़ कॉरिडोर का व्यास कितना है? 3.2 किमी। देश का तीसरा व राजस्थान का पहला कॉरिडोर यह बना है। निष्कर्ष आप इसमें दे सकते हैं कि निर्माण गतिविधि व खुदाई अपशिष्ट निपटान मानव हस्तक्षेप के कारण भूस्थलों की स्थिरता में प्रभावी हो रही है। यद्यपि जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल ट्रू आर्ट ऑफ कल्चर के द्वारा महत्वपूर्ण भूगोलिक सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक जागरूकता अभियान भी चला रहा है। विश्व धरोहर में स्थल कोई मानवता की जरूरी हो, अपना सांस्कृतिक भौतिक महत्व रखता हो, यूनेस्को की संस्था द्वारा उसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यूनेस्को द्वारा राजस्थान भारत में हाल प्रमुख रूप से 40 साइटों को क्या दिया गया है? विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। इसमें से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित धरोहर है। राजस्थान में विश्व धरोहर 1985 में कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में घोषित किया गया था और 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। इसके द्वारा जंतर मंतर एक खगोलीय प्रशिक्षण स्थल है। यहाँ व्रत सम्राट, लघु सम्राट व राम यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र, दिशा यंत्र, ध्रुव दर्शक यंत्र, क्रांति, ये खगोलीय विज्ञान से संबंधित मौजूद यहाँ यंत्र। और राजस्थान में जैसे 2013 के अंदर पहाड़ी जिलों को 20 सूची में शामिल किया गया, जिसमें गागरोन, आमेर का किला, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला। और 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा राजधानी को जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये अहमदाबाद के बाद जयपुर भारत का दूसरा शहर बन चुका है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो ये थे दोस्तों यूनिट 3 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अगर आपको और भी इससे संबंधित जैसे सॉल्यूशन चाहिए ज्योग्राफी के, प्रैक्टिकल और जैसे समाजशास्त्र जो भी क्वेश्चन आए थे इसमें डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर से। धन्यवाद।